Hello, guys, and welcome back to Equi Edge Research, where we share cutting edge insights for you on the overall sectors, overall economy, and decode stock market psychologies. So, guys, today in the next video of our series of risk analysis in the DHRP, we are going to look at the next company that we are going to analyze the factors of risk on. बेसिकली मैंने इस विद्या को अपने गुरु पार्थ वर्मा सर से सीखा है। द वैल्यूएशन स्कूल चलाते हैं। अगर आपको डीप में समझना है कि कैसे किसी एक डीएचआरपी को एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप उनके यूट्यूब प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। बेसिकली मैंने उनसे सीखा है एंड आई फील ही इज giving a complete great value on YouTube as free content. Not only that, he is a great teacher. I don't know, I never had a lot of respect for teachers, but if there would be one teacher I need to really respect of, he would be him, right? शरारती थे यार। बेसिकली हमें बहुत सारे टीचर्स पसंद नहीं आए। मे बी शायद टीचर्स का स्वभाव पसंद नहीं आया या फिर द वे दे टीच पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है यार। बट ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन नो वन कैन हेट, राइट? बेसिकली हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की जो हमारी कंपनी है इसका नाम है कोकिंग कोल लिमिटेड। बेसिकली कुछ दिनों बाद इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इस आईपीओ के रिस्क फैक्टर्स जो है हम एनालाइज करेंगे। हम समझेंगे कि हमने आज ऑटोमोटिव सेक्टर से हट के एक डिफरेंट सेक्टर को लिया, जिससे कि हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बढ़े टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स, और हमें अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग धंधों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चले। बेसिकली आई एम लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग एंड विल बी लर्निंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट और एस्पायरिंग रिसर्च एनालिस्ट। हम सब में ये क्यूरोसिटी होनी चाहिए नए धंधों को पढ़ने की और उन्हें एनालाइज करने की। बेसिकली आप रीडिंग करते बोर नहीं हो सकते। नॉट ओनली रीडिंग बट आपको इनसाइट्स भी निकालने हैं उसके अंदर से। यू ऑल्सो टेक अ पेन एंड पेपर एंड व्हेन यू रीड समथिंग ट्राई टू राइट इट, राइट? इट विल हेल्प यू टू लर्न थिंग्स इन अ ग्रेट वे। हम शुरू करते हैं। बेसिकली तो कंपनी कह रही है कि कंपनी ने जो रिजर्व्स जो कंपनी के पास है, या फिर कंपनी ने एस्टिमेशन निकाला है उन रिजर्व्स में, और जो कंपनी एक्चुअल में कोल एक्सट्रैक्ट करेगी उन नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बेसिकली ये जो एस्टिमेशन का खेल है दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। आप दो अलग अलग इंजीनियर्स को दोगे काम, तो वो डेफिनेटली उन दोनों के नंबर्स जो है उसके अंदर डिफरेंसेस आएंगे। तो बेसिकली दिस इज ऑल द गेम ऑफ एस्टिमेशन। अगर आप ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली जब हम एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट या फिर फिल्टर करेंगे या फिर हम ड्रिल करेंगे और जो कोल निकलेगा डेफिनेटली उसके अंदर फर्क होगा, जिसकी वजह से क्या हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेटली जो है हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एट द सेम टाइम अगर हमने अंडर एस्टिमेशन लगा लिया तो क्या हम हमारे जो रिजर्व्स है कोल की, क्या उन्हें मैक्सिमम लिमिट तक यूटिलाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में दिक्कत आएगी? डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट में जो है दिक्कत आएगी। अगर अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन में हमें दिक्कत आ गई तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जो है सीधा अर्निंग पर शेयर पर पड़ेगा, क्योंकि द अमाउंट जिस अमाउंट का हमने एस्टिमेशन लगाया था उससे कम अमाउंट आना और फिर कम सेल्स होना, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट का गिरना, तो डेफिनेटली एट द एंड हमारा अर्निंग पर शेयर गिरेगा, राइट? द डेटा इज बेस्ड ऑन CMPDI एंड द इंटरनल जियोलॉजिस्ट ऑफ कोल इंडिया कंपनी लिमिटेड। बेसिकली ये जो हमारी कोकिंग कोल लिमिटेड है ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, और जो कोल इंडिया लिमिटेड ने संसाधन हमारी सब्सिडरी को प्रोवाइड किए उस बेसिस के ऊपर कंपनी ने जो अपने रिजर्व्स के नंबर्स का एस्टिमेशन दिया वो उसके बेसिस पर दिया। कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ, किसका ऑडिट होना चाहिए था? तो बेसिकली कंपनी है SRK माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SRK माइनिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे जो है माइनिंग कंसल्टेंसी का काम करती है। ये कोल, आयरन और मिनरल की चेकिंग करता है। बेसिकली क्या ये ऑडिटिंग का काम करता है? डेफिनेटली ऑडिटिंग का काम करता है। अगर कंपनी ने कहा कि हमारे पास हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से इतना रिजर्व है, तो कंपनी एक्चुअल में जाकर के चेक करती है और इस बात को कंफर्म करती है कि वहां इतना जितना कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है उतना मिनरल है या नहीं। बेसिकली मैं कुछ बातें बताऊंगा कि एक्चुअल में जब हम ये बात सोचते हैं कि इतना पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजर्व जो है वो हमारे माइंस की लैंड में है,
तो यार वो एब्सोल्यूट अमाउंट में कोल कभी कभी नहीं होता है, वो कोल ऐश हो सकता है, कोल के अंदर मॉइस्चर जो है वो आ सकता है जिसकी वजह से खराब हो जाता है कोल की, जिसको निकालने के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन उसका सेल्स कोई बहुत वैल्यू लुक्रेटिव नहीं होगा, हमें कोई प्रॉफिट्स जो है वो उससे नहीं होंगे, कुकिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। बेसिकली जमीन के अंदर जो कोल तो है, लेकिन क्या वो कोल निकालने लायक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू असेस, सो देर इज अ रिस्क ओवर देर ऑल्सो। द नेक्स्ट इज, if the government changes we need to face economic flip। बेसिकली यही है कि if the guards change market don't like it, कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होगी, पॉलिसीज चेंज होगी तो क्या फिर नई पॉलिसीज बनेंगी? डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमत करता है ना तो उसका एक ही फॉर्मूला है, योर पॉलिसीज विल बी डिपेंडेंट ऑन योर प्रायोरिटीज। तो नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या अलग होंगी? डेफिनेटली अलग होंगी। तो क्या उसके लिए जो निर्देश आएंगे, जो नई गवर्नमेंट के निर्देश आएंगे बिजनेसेस के लिए, क्या वो बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे? डेफिनेटली वो बिजनेसेस को जो है अफेक्ट करेंगे। टाइम ऑफ रिजर्व डेवलपमेंट, बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि ये एक्सपेक्टेड डेट XYZ है, इस टाइम तक इतना मेट्रिक टन कोल निकल जाना चाहिए, और जब एक्चुअल में उतना निकलता है उसके बीच में जो टाइम गैप है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हमारे COGS एंड SG&A जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा एबिडा या फिर हमारा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा बहुत ज़्यादा हिट में आता है। बिल्कुल, वो दोनों बहुत ज़्यादा हिट में आता है। बेसिकली इक्विपमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी को, या फिर कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जो हमारी कंपनी को या कंपनी की बैलेंस शीट को हिट कर सकता है, या फिर जिनके प्रोक्योरमेंट में कंपनी को दिक्कत आ सकती है? तो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कोल का प्राइस हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है। इन सब के ऊपर ना क्लैरिटी भी नहीं है एक तो, बाकी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं डीजल की प्राइस में, एक्सप्लोजिव्स की प्राइस में। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कि बिना पावर के, बिना फ्यूल के और बिना एक्सप्लोजिव्स के माइनिंग एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में, किसी भी सेंस में हो नहीं सकती। टायर की कॉस्ट लग जाती है, लेबर प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ सेलिंग या फिर सेलिंग प्राइस जो कोल की है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कोल का धंधा जो है वो डिपेंड करता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोल को निकालने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कोल की प्राइस हम बढ़ा सकते हैं? क्या हम उसको कस्टमर पे पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कोल के क्या और कॉम्पिटिटर्स है जो शायद हमसे ज्यादा एफिशिएंट हो, जो शायद हमारे ही कस्टमर्स को हमसे कम प्राइस पे केटर कर सकते हो। डेफिनेटली। तो क्या हम कोल के प्राइजेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं? नहीं। इट इज अ वेरी रेगुलेटेड थिंग, राइट? There is no assurance that coal can be economically extracted। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे लैंड में कोल के रिजर्व्स है, लेकिन क्या वो निकालने में हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट देंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे मतलब क्या? कि हमारा धंधा कैसे बनेगा कि जब हम उतना कोल निकाले कि वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर कोल को प्रोक्योर करने की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा हो, और हम उसको प्यूरिफाई करके मार्केट में सही वैल्यू पर बेचे, जो वैल्यू हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट से ज्यादा हो, तब हमारा प्रॉफिट बनेगा, राइट? कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाती है और सेल्स या फिर उसके अंदर से जितना रिजर्व्स निकलना चाहिए उतना ना निकले, तो कंपनीज को मार्जिन जीरो या फिर बहुत बार नेगेटिव भी हो जाते हैं, कंपनी को लॉस का सामना भी करना पड़ता है। Basically, coal is physically present, but the cost to procure is very high. Margins go zero. Existence of coal is a different thing, and getting economical benefit from that is a different thing. Therefore, we came to a conclusion that reserves is not equal to probability, and big reserves equals not profit और बिग प्रॉफिट। मतलब बहुत बड़ा रिजर्व है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग और ड्रिलिंग द कोल, right? Now we go upon the next risk। Basically these risks now are coming into the segment of concentration risk। So basically हमारी जो कंपनी की माइंस है और जो वॉशरीज है
वो झारिया, झारखंड, रानीगंज और वेस्ट बंगाल, ऐसे जो 3-4 जगह पर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपनी का 100% जो धंधा है वो यही 1-2 जगह पर है। और इंडिया में वर्ल्ड या फिर हम बोल सकते हैं डोमेस्टिकली या नेशनली बहुत ज़्यादा स्प्रेड जो है वो हमारा नहीं है, बहुत ज़्यादा लैंड जो हमें अलोकेट की गई फॉर माइनिंग वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इफ द कोल गेट्स एग्जॉस्टेड or the exploitation of coal becomes difficult for us, our balance sheets will be affected adversely। क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी ये स्टोरी बन रही है बेसिकली कि धीरे धीरे ना जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वी ह्यूमंस आर कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटिंग एंड द रेट एट विच वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट, in the near terms these minerals and these fossil fuels are going to get extracted completely and they're going to get exhausted। बेसिकली हमारे पास 32 ऑपरेशनल माइंस है, जिसके अंदर से 3 माइंस जो है वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड माइंस जो है उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और रिस्क फैक्टर्स काफी ज्यादा होते हैं। कंपेरेटिवली हमारे पास 25 ओपन कैट माइंस है, जिसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं मेजरली ऑन द सरफेस होते हैं। इनके अंदर कुछ माइंस जो ऐसी है जो हाइब्रिड भी है, जो ओपन कैट के साथ साथ अंडरग्राउंड भी है, जिसके अंदर रिस्क जो है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है और प्राइस इसका जो एक्सपेंसिवनेस है वो भी थोड़ा सा मॉडरेट है। कंपैरेटिवली कंपनी को थोड़ा सा इजी पड़ता है ऐसी माइंस को ऑपरेट करना। कोई अल्टरनेटिव लोकेशन जो है कंपनी के पास नहीं है। इन्वायरमेंटल बेस्ड ऑपरेशंस जो है इसके या फिर माइनिंग के अगेंस्ट में कंटिन्यूसली होते रहते हैं। लैंड एक्विजिशन जो है कंपनी कर नहीं पाती क्योंकि हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट का सही टाइम पे अप्रूवल ना आए तो डेफिनेटली क्या ये हमारे बैलेंस शीट्स को अफेक्ट करेंगी, डेफिनेटली हमारे बैलेंस शीट्स को जो है अफेक्ट करेंगी। अगला है आर रेवेन्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ कुकिंग कोल, that is accounting for 75.40% of our total operational income। आप ऐसा समझिए कि आप सब्जी बेचना का धंधा करते हैं, आपका ऑपरेशन है सब्जी बेचना, उसमें से आप बहुत ज्यादा आलू बेच देते हैं, तो आपके सेल्स का 75% जो है ना ऑपरेशनल रेवेन्यू वो आता है आलू से, राइट। ऐसे ही हम जानेंगे कि कंपनी, जैसे आप बहुत सारी सब्जियां बेचते हैं, वैसे कंपनी कौन से अलग अलग रॉ मटेरियल्स बेचती हैं, या फिर कंपनी कौन सी मटेरियल्स बेचती है, और हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली कोल टाइप और उनसे आने वाला टोटल परसेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ कमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बेसिकली जो रॉ कुकिंग ऑयल है, दैट रॉ कुकिंग कोल है, दैट उससे जो रेवेन्यू आता है दैट इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू। देन वी हैव नॉन कुकिंग कोल जो कि 2.37% आता है। देन वी हैव वॉश्ड कुकिंग कोल, इसके पीछे की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दैट ऑलमोस्ट प्रेजेंट्स 14.66% ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन। एंड द लास्ट वन इज यूज्ड और पाउडर कोल, दैट अकाउंट्स फॉर 6.90% ऑफ आवर टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वॉश्ड कोल होता है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली जो रॉ कुकिंग कोल आता है उसको रिफाइन करने के बाद, उसको साफ करने के बाद जो हमारे पास कोल बचता है, ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है इसके तहत जो कोल एक्चुअल में होता है उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन ये जो नया फ्रेश रिफाइंड कोल होकर के आता है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टील इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड है। जो रॉ कुकिंग कोल है और हमारा वॉश्ड कुकिंग कोल है, दैट प्रेजेंट्स almost 90% of our total revenue from operations। ये जो रॉ कुकिंग कोल्स है दे आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री में जो है कोक को प्रोड्यूस करने में, कोक क्या है, एक पोरस मटेरियल है दैट इज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। तो स्टील बनाने के लिए भी ये जो कोक है काफी ज्यादा, या फिर ये जो हमारा कोल है ये काफी ज्यादा काम आता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे स्टील इंडस्ट्री और पावर इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से हमारी इंडस्ट्री में दिक्कतें आ सकती हैं, हमारी बैलेंस शीट्स अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली हमने बात करी कि कैसे हमारा जो कोल है ये प्रीडोमिनेंटली यूज होता है पावर सेक्टर के अंदर, और जो स्टील सेक्टर के अंदर है उसके अंदर हमारा जो नॉर्मल रॉ कुकिंग कोल है दैट इज नॉट इक्वल टू द क्वालिटी ऑफ आवर वॉश्ड कुकिंग कोल। सो बेसिकली अगला जो आता है दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल इश्यूज, मे बी देयर कुड बी अ टेम्पररी और अ परमानेंट बैन ऑन द ऑपरेशंस ऑफ माइनिंग। बेसिकली क्या होता है कि ये जो माइनिंग ऑपरेशंस है ये बहुत ज़्यादा एमिशन जो है उसको
फ्री एयर के अंदर छोड़ता है, दैट इज हजार्डियस फॉर नेचर एनवायरनमेंट, नॉट ओनली देम बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स। बेसिकली दीज आर द थिंग्स कि जिसके बिना ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर ह्यूमंस 3 बार डेली डिपेंडेंट है, ये कोई खाना नहीं है जिसको उगाया जाए और जिसके बिना इंसान जो है नहीं रहा जाए। तो इसके ऊपर एक टेम्पररी या फिर परमानेंट बैन भी इसके ऑपरेशंस पर लगाया जा सकता है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर आप थोड़े से अवेयर हो, आपने रिसेंटली जो अरावलीज के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना हो, तो डेफिनेटली ऐसे जो रिस्क है ऐसी माइनिंग कंपनीज में आते रहते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइसिंग एंड कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिकली ये जो रॉ मटेरियल्स है उनकी प्राइसेस और जो सप्लाई है रॉ मटेरियल का, इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली आवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन द टॉप 10 कस्टमर्स। Our revenues coming from the top 10 customers would be 87% आउट ऑफ आवर टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू। बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये जो टॉप 10 कस्टमर्स है, इसके अंदर से एक भी कस्टमर अगर हम गलती से छोड़ देते हैं या फिर इनके साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है या फिर हमारा ऑब्लिगेशन जो इनके साथ हमने बनाया है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी बैलेंस शीट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका मार्केट शेयर लूज हो जाता है या फिर हमारे कस्टमर का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, जो उनके जो कस्टमर्स है वो लूज हो जाता है या फिर उनके जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रैक्शन टुवर्ड्स कोल जो है कम हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारी बैलेंस शीट्स पे जो है इम्पैक्ट दिखने लगेगा, आएगा। The next is we have limited number of vendors to provide contractual services. Basically ना कंपनी ना ओनर है। कंपनी किसकी ओनर है? कंपनी माइंस की ओनर है। कंपनी माइंस में माइनिंग करने के राइट्स की ओनर है, लेकिन क्या कंपनी सारे ऑपरेशंस खुद करती है? बिल्कुल नहीं करती। कंपनी ने ऑपरेशंस के लिए रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करने के लिए, अदर माइनिंग ऑपरेशंस को करने के लिए, ओवरबर्डन को कम करने के लिए, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए और ऐसे जो सारे ऑपरेशनल काम हैं इनको करने के लिए, लेबर मैनेजमेंट एंड माइनिंग मैनेजमेंट करने के लिए क्या थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है? दे आर डूइंग ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। हाँ बिल्कुल, ये थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। खुद सारा काम नहीं करता है, बहुत सारा काम वेंडर से ही कराता है। बेसिकली अगर हम कहें तो कंपनी इज नॉट असेट हैवी, कंपनी इज वेंडर्स हैवी। मतलब कंपनी के वेंडर्स जो है दे आर वेंडर्स हैवी। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी ने इन्हें असाइन किया और ये सारी फैसिलिटीज बनाएंगे, ये सारा माइनिंग करेंगे, ये सारा डिगिंग करेंगे ऑफ कोल, ये सारा डिग पिट से लेकर उठा करके जो जहां पर पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या फिर रेल सर्विसेज है वहां तक कोल को ले जाएंगे। एंड ऑल प्रोसेसेस आर बीन डन बाय वेंडर्स। या फिर हमें रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करना हो, हमें डीजल अक्वायर करना हो, एक्सप्लोजिव्स को अक्वायर करना हो। बेसिकली अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हम थोड़ा सा इससे हट करके हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे के बारे में समझ सकते हैं। बेसिकली ना अभी अभी कैसी कंपनीज आई है कि अगर आप बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर हो, आपकी एक नई फैक्ट्री बनानी है, तो आप हर चीज करोगे, आप सीमेंट को अक्वायर करोगे, आप स्टील को यहाँ से लाओगे, बाकी सारी फैसिलिटीज को लाओगे, एंसिलरीज को लाओगे। इसकी जगह पे आप इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये कंपनी ने अपने साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी है इनके सप्लायर्स से, जो कि सस्ते भाव में आपको ला करके देंगे, बीच में 1 से 2% का मार्जिन खाएंगे। बेसिकली दे आर ट्रेडर्स ऑफ materials or the raw materials required for building your factory, right? बेसिकली कुछ ऐसा ही कंपनी जो है वो कर रही है, बस इसके अंदर जो राइट्स है फॉर सेलिंग द कोल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वेंडर्स बट दैट इज इन द हैंड ऑफ द कंपनी कोकिंग कोल लिमिटेड। कोकिंग कोल लिमिटेड जो सब्सिडरी है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड की, राइट? तो अगर हम नेक्स्ट रिस्क पे चले, कंपनी ओन्स एंड कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स कोल माइन, लेकिन सारे के सारे नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेंडर जो है वो क्या काम करता है? कोल प्रोडक्शन करता है, ओवरबर्डन को कम करता है, कोल का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स संभालता है, कोल को हैंडल करता है, कोल को वॉशिंग कोल की वॉशिंग जो है उसको करता है और कोल की सप्लाई करता है। नॉट ओनली कोल की सप्लाई बट ऑल्सो इट ट्राइज टू अक्वायर और प्रोक्योर द एक्सप्लोजिव्स फॉर द कंपनी, राइट? अगर वेंडर्स
काम करना बंद कर दे, अगर वेंडर्स की इनएबिलिटीज की वजह से कोई भी दिक्कत आ जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट्स पर असर पड़ सकता है। A portion of coal production and coal handling operations through third party contractors and these exposes us to various risks. Basically फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट में बिल्कुल फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, क्योंकि हमने चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करी है। अगर जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो ऐसा बोल सकता है कि अगर आपने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाया तो हम जो है हमारा प्रोडक्शन को रोक देंगे? क्या इसकी वजह से ऑब्लिगेटेड टाइम पर जितना कोल जो है निकलना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी सेल और रिफाइनिंग होनी है, क्या वो हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या इससे हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट होगा? डेफिनेटली होगा। रिस्क रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब क्या? क्या आपने पिज्जा खाया, आपने जलगांव में पिज्जा खाया, बॉम्बे में पिज्जा खाया, पुणे में खाया, नासिक में खाया, धुले में खाया, क्या हर जगह आपको सर्विस सही मिली? क्या हर जगह आपको क्वालिटी सही मिली? क्या हर जगह आपको एक्सपीरियंस सही मिला? वाई? बिकॉज द कंपनी हैज कंट्रोल ऑन इट्स क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑन इट्स सर्विस। बट क्या यहाँ पर ऐसा है? काफी हद तक जो क्वालिटी और सर्विस का कंट्रोल है ये कंपनी के हाथ में नहीं होता, बिकॉज दैट इज होली एंड सोलली डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पार्टीज। Any operational inability of the vendors will adversely affect the company. हमारा धंधा स्ट्रांगली डिपेंडेंट है ऑन सम इंडस्ट्रीज लाइक पावर एंड स्टील, जैसे हमने पहले बात करी। हमारा माइनिंग ऑपरेशंस दे आर हजार्डस टू एनवायरनमेंट, और हमारी पार्शली या फिर टोटली जो कमेंसमेंट है या फिर हमारा जो ऑपरेशन है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। एट द सेम टाइम हमारा जो ऑपरेशन है दैट इज क्लोजली एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। कंपनी ने बेसिकली ये डिस्क्लोज किया कि 5, 12 और 15 एक्सीडेंट्स विद द कोर्स ऑफ 2023, 24 और 25 के फाइनेंशियल ईयर्स में हुए, जो कि हाईली फर्टिलाइज्ड था, और इसके अंदर माइनर और मेजर इंजरीज जो है उनके एम्प्लॉयज़ को और उनके लेबर्स को फेस करनी पड़ी, जिसके लिए मुआवजा जो है कंपनी ने सही तरीके से लीगलाइज तरीके से दिया। कंपनी का क्या है कि कंपनी ना दे आर लेबर इंटेंसिव, तो जो ह्यूमन लेबर एक्ट है या फिर ह्यूमन लेबर से रिलेटेड जितने भी एनजीओज है या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इससे सबसे जुड़े होते हैं। तो जो ह्यूमन राइट कंप्लायंसेस है कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लेबर्स है, ऐसा भी हो सकता है कि लेबर्स हाई कॉस्ट या फिर हाई सैलरी की डिमांड करे या फिर मिनिमम वेजेस को राइज करने की डिमांड करे, जिससे क्या हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या हमारा सीओजीएस और एसजीएनए बढ़ जाता है? डेफिनेटली। तो क्या हमारी ग्रॉस प्रॉफिट और एबिडा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है? डेफिनेटली आता है। तो क्या हमारे मार्जिन इससे श्रिंक करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। राइट, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। अगला है आवर इनएबिलिटी टू collect our receivables on time at all or defaults in payments by our customers। अब मेरी एक बात समझिए, अगर कोई कंपनी है वो लोगों को उधार पे माल दे रही है लेकिन अपने रिसीवेबल्स को सही से मैनेज नहीं कर पा रही है, इससे कंपनी को क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्रेडिट पीरियड थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि आप मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली भी किया जाता है, लेकिन आप समझिए कि ये क्यों नुकसानदायक है। क्या ये आपके वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देती है क्या? क्या आपके धंधे में अटकी हुई पूंजी क्या आपके डेली ऑपरेशंस में दिक्कत देती है क्या? आप मेरी बात को समझिए, आप वर्किंग कैपिटल को कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में क्या आएगा? इन्वेंट्री आएगी और रिसीवेबल्स आएगा। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? पेबल्स आएगा। अगर आपका पेबल कम है, आपका करंट असेट ज्यादा है, आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, आपके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या धंधे में जो पैसा अटका है वो बहुत ज्यादा है क्या? क्या हमारा कैश इनफ्लो जो है वो कम आ रहा है क्या? क्या वो स्लो हो जा रहा है क्या? तो क्या उसकी वजह से हमारे डे टू डे एक्टिविटीज और नए रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की कैपेबिलिटीज थोड़ी थोड़ी कम हो रही है क्या? डेफिनेटली हो रही है। क्या हमारा वर्किंग कैपिटल, क्या हमारे धंधे को चलाने के लिए जो पूंजी लगती है, क्या उसमें कमतरता आई है? क्या उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है? क्या हमें वहां पर वर्किंग कैपिटल का क्रंच आ जाएगा या लिक्विडिटी का क्रंच आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसे टाइम पे क्या हमें लोन लेने पड़ेगा? डेफिनेटली लेना पड़ेगा। जब वर्किंग कैपिटल का क्रंच आता है तो जो हमने एग्जिस्टिंग लोन्स थे जिसका हमको इंटरेस्ट चुकाना है, हम वो नहीं चुका पाते। एट द सेम टाइम इसे चुकाने के लिए हम नया लोन लेने जाते हैं। जब हम एग्जिस्टिंग लोन चुका नहीं पा रहे तो क्या हमारी क्रेडिट रेटिंग रिस्क कम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तो जो हम नया लोन लेंगे क्या वो हम हाइयर इंटरेस्ट कॉस्ट पे लेंगे?
डेफिनेटली हायर इंटरेस्ट कॉस्ट पे लेंगे, तो क्या हमारा कॉस्ट ऑफ टेकिंग डेट बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो क्या इससे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे या कंपनी इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंट, क्या ऐसा हो सकता है क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में बैंकरप्ट हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म में जो आपका डेट पेइंग कैपेसिटी है क्या वो कम हो जाए? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मैनेज इट्स रिसीवेबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है कि आप कैसे कर सकते हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप रिसीवेबल्स को टाइम पर ले पाते हैं, जैसे एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और वो ट्यूब्स बनाती थी, तो उसने एक दिन अचानक से बोला, नाउ आई विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट टू माय डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन क्रेडिट, यू हैव टू टेक थिंग्स ऑन कैश। अगले दिन से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कैश लेके माल लेने आ गए। क्यों? क्योंकि दिस शोज द डोमिनेंस ऑफ द कंपनी, कि हमारा जो कस्टमर है वो इसी कंपनी का माल मांग रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपेल्ड टू टेक थिंग्स ऑन कैश। कि आपका ऐसा धंधा है तो ये बहुत अच्छा धंधा है, और अगर आप ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर पाते हो, इसका मतलब ये है कि आपका कैश जो है कंपेरेटिवली जल्दी आ रहा है। और जब आपका मार्केट में डोमिनेंस है और आपका पेबल बढ़ जाता है, तो क्या आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या धीरे धीरे कम होने लगती है? क्या आपके धंधे में अटकी हुई पूंजी कम होने लगती है क्या? राइट? क्या आपका कैश इनफ्लो आ जाता है? क्या आपका कैश इनफ्लो फास्ट हो जाता है? तो क्या आपके रेवेन्यूज में मदद होती है? क्या उससे आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ता है? क्या डेफिनेटली बढ़ता है। बेसिकली अगला जो है वो कंपनी कह रही है कि हमारी जो ऑपरेटिंग है ना, हम जिसमें ऑपरेशंस करते हैं, वो ऑपरेशंस में भी कई बार जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम एसेस करेंगे कि कैसे बढ़ जाती है। तो हमारे जो कोल माइंस है ना, उसके ऑपरेशंस में, यार आप ज़मीन के अंदर देखोगे ना, तो आपने जैसे एक्सपेक्टेड किया होगा कि उसका ढांचा होगा, और जो ओरिजिनल ढांचा होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। कोई जियोलॉजिकल या हाइड्रोट्रोफिक कंडीशंस हो सकती है। जियोलॉजिकल या हाइड्रोट्रोफिक कंडीशंस मतलब क्या? कि आपकी जो जमीन है उसमें से बहुत ज्यादा पानी आना, दैट इज हाइड्रोट्रोफिक। या फिर आपकी जमीन कितनी ज्यादा सख्त है या कितनी ज्यादा नरम है। अगर बहुत ज्यादा सख्त है तो जमीन को खोदने के अंदर जिन एंसिलरीज का जरूरत पड़ेगा या फिर जितना टाइम का जरूरत पड़ेगा, तो हमारा कॉस्ट ओवररन हो सकता है। डेफिनेटली हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कोल सीम थिकनेस वेरी कर सकती है, मतलब कोल की जो पपड़ी है ना, अगर कोल की जो परत है वो बहुत ज्यादा जाड़ी है तो हम ज्यादा कोल को निकाल पाएंगे। लेकिन हमारा असेसमेंट चूक गया, हमें लगा कि बड़ी बड़ी लेयर है लेकिन वो छोटी सी पपड़ी निकली, तो क्या हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि जितना हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाया उसके कंपैरिजन में उतना प्रोडक्टिविटी, उतना प्रोक्योरमेंट ऑफ कोल नहीं हो पाया। तो क्या हमारे मार्जिन श्रिंक करेंगे? हमारे मार्जिन डेफिनेटली 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 श्रिंक करेंगे। ओवरबर्डन मतलब कोल के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी और पत्थर होना। मिट्टी और पत्थर होने से क्या हमें हैवी मोटर्स, जेसीबी और ऐसी सारी चीजों की हेल्प ज्यादा लेनी पड़ेगी। ऐसी चीजों की हेल्प ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो क्या हमें फ्यूल के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्या इससे हमारे मार्जिन इंपैक्ट होंगे? डेफिनेटली हमारे इससे मार्जिन इंपैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। वेदर है, नेचुरल कंडीशंस है, दीज आर ऑल्सो द थिंग्स दैट आर गोइंग टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट अस। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बेसिकली जब आप कोल लेते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रेन में ले जाते हैं, तो बेसिकली हमारी पिट होल फैसिलिटी से लेकर के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बीच तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं। अब पावर और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की कमी आसपास, पानी, हवा, पानी, फूड, क्योंकि कैसा होता है माइनिंग ना शहर से बाहर किसी अलग जगह पर होती है, नॉर्मल सिटीज और विलेजेस से काफी ज्यादा दूर होती है, ताकि वो लोगों को अफेक्ट ना करे। और ऐसी जगह पर खाना या फिर पानी या फिर फ्यूल, एक्सप्लोजिव्स और ऐसी सारी चीजों की अनअवेलेबिलिटी हमारे प्रोडक्शन को या प्रोक्योरमेंट ऑफ कोल को और फिर उसको रिफाइन करने को और फिर उसको सेलिंग करने तक के लिए जो मेहनत लगती है, उसके अंदर एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है, क्योंकि हम उतना रॉ मटेरियल प्रोक्योर भी नहीं कर पाते, प्रोसेस भी नहीं कर पाते, तो उतनी सेल भी नहीं कर पाते। तो गाइस हमने अभी थोड़े से रिस्क देखे हैं, आपको समझा कि कैसे हम रिस्क ट्राई कर रहे हैं, कि कैसे हम थोड़े थोड़े रिस्क को समझे, थोड़े थोड़े धंधे को समझे, हम ओवरऑल धंधे का स्ट्रक्चर समझे, राइट? काफी ज्यादा मजा आता है ये काम करने में। तो विल डू दिस एंड विल डू इट कंटिन्यूअसली। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड।